सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम जो कि आपका दिसंबर में 2019 में हुआ था, इस पेपर को यहाँ पर हम हल करेंगे। दोस्तों, सीटेट का एग्जाम 2019 में 2 बार हुआ था, एक बार जुलाई में हुआ था और एक बार दिसंबर में हुआ था। तो यहाँ पर हम दिसंबर वाले पेपर को हल कर रहे हैं। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग को कौन कौन सी प्रथाएं जो है वो बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं। सहयोगात्मक अधिगम पर्यवेक्षण यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये है कि सहयोगात्मक अधिगम जब बच्चे करेंगे तो एक दूसरे के सहयोग से। यहाँ पर देखिए, खाली और खाली शिक्षक का सहयोग तो रहता ही है कक्षा में, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो टीचर तो सहयोग करते ही है बच्चों का आपस में सीखने में, लेकिन बच्चे भी एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रहते हैं क्लास में। कि छोटी सी चीजें, चलो अगर मेरी फ्रेंड को पता, चलो मैं फ्रेंड से पूछ लेता हूँ, अगर टीचर किसी काम में बिजी है या कुछ कर रहे हैं, चलो हम एक दूसरे से ही समझ लेते हैं। कोई भी छोटा सा फॉर्मूला है नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है तो हम आपस में ही पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, हम इस तरीके के इन्वायरमेंट को बनाए क्लास में कि हम क्लास में सहयोग की भावना सभी के अंदर हो, सभी कोऑपरेटिव एक दूसरे के लिए, बच्चे भी हो और शिक्षक को तो रहना ही है कोऑपरेटिव बच्चों के साथ। तो ऑप्शन 2 तो यहाँ पर सही है। फिर देखिए है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और इसी के बारे में बात की गई है, चाहे वो हमारे जितने भी शिक्षा आयोग अभी तक बनाए गए हैं और एनसीएफ में, सभी में बात की गई है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 में भी बात की गई है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का मतलब ये था कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती रहे, पढ़ाई के साथ साथ। जैसे कि आज के समय में आप देखोगे हर महीने में यूनिट टेस्ट होता है बच्चों का, तो हर महीने वो जान पाते हैं कि वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं, फिर वो उससे सीखते हैं और फिर उसमें सुधार कर लेते हैं। और शिक्षक के लिए भी आसानी होती है जब जैसे ही बच्चा अगली क्लास में जाता है और एक महीने में ही किस चैप्टर में उसे क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर उसे समस्या आ रही है, कौन सा विषय उसका कमजोर है। तो सतत और समग्र मूल्यांकन में इस तरीके की व्यवस्था होती है कि बच्चों की कमजोरियों का शिक्षक पता लगा लेते हैं और उन कमजोरियों को दूर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 भी सही हो गया। निरंतर एवं तुलनात्मक मूल्यांकन, निरंतर तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आ ही गया। जो तुलनात्मक मूल्यांकन है ये गलत है। हमें यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं करना है, ठीक है। कभी भी हमें किसी बच्चे की किसी बच्चे से तुलना नहीं करनी है, और ये बहुत गलत आदत है। चाहे माता पिता हो या शिक्षक हो, किसी भी बच्चे की तुलना, क्लास में अगर 30 बच्चे तो 30 हमारे लिए यूनिक है। हम किसी भी बच्चे की किसी को बहुत स्पेशल नहीं दिखाना है और किसी को बहुत ज्यादा डल नहीं दिखाना है। क्लास में सारे बच्चे एक जैसे हैं, हमें यही बोलना है कि सारे सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है और सभी अपने आप में यूनिक है। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है 2 और 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे जिन अवधारणाओं को समझते हैं कि जटिल हैं, जिन टॉपिक्स को समझते हैं, जिन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बहुत ही जटिल हैं, शिक्षक किस प्रकार से उनकी इस समझ को सहज कर सकते हैं कि कोई भी चीज जटिल नहीं, कोई भी चीज कठिन नहीं, कोई भी सवाल कठिन नहीं, सब चीजें क्या है बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को सहज करेंगे यही पूछा है। तो निश्चित रूप से टीचर को यही कहना है कि कोई भी चीज कठिन तो होती नहीं है, जितनी भी समस्याएं हैं सभी का कोई ना कोई हल है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को कैसे हम सहज कर पाएंगे? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, सही है। एक व्याख्यान देकर, प्राइमरी के बच्चे इनको हम व्याख्यान क्या देंगे? व्याख्या जहां पर भी आएगा वो क्वेश्चन में वो ऑप्शन गलत ही होगा। फिर है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, प्रतियोगिता, हमें कोई कॉम्पिटिटिव इवेंट नहीं कराना है बच्चों को जो कठिन चैप्टर्स हैं उनकी अवधारणाओं को समझाने के लिए, तो ये भी गलत है। बार बार यांत्रिक अभ्यास करा के, बार बार लगातार केवल और केवल कुछ विषयों को हम इससे अच्छा बना पाएंगे, जैसे कि मैथ्स हुआ, लेकिन सभी को नहीं हम इस मेथड से करा पाएंगे। तो इसलिए अन्वेषण यानी कि बच्चे खोज करें, बच्चे खुद उस समस्या के विषय में जाने और उसके कुछ न कुछ उपाय के बारे में सुझाव दें। इसके अलावा उस पर टीचर क्या करे? परिचर्चा करे क्लास में, यानी कि बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। बच्चों को क्लास में अवसर दिया जाए कि वो अपनी बात को कह पाए कि उनके लिए ये चैप्टर कठिन है, उनको पूरा खोज करने का अवसर दें, उन पर वो जिस तरीके की भी रिसर्च करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसका अवसर दें और इस पर डिस्कशन भी करवाएं क्लास में, जो
कॉन्सेप्ट बच्चों को कठिन लगते हैं, जो कठिन कॉन्सेप्ट है उन पर डिस्कशन भी कराएं, जिससे बच्चों के लिए वो चैप्टर्स इजी हो जाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं? अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाई, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं वो बच्चों को किस तरीके से किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इनकरेज कर सकती हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों को कैसे वो प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बना सकती हैं, कैसे बच्चे खुद अपनी समस्या को सॉल्व कर लें, ऐसी उनके अंदर अभिरुचि कैसे शिक्षक डेवलप करेंगे, यही पूछा है। तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अब बच्चा कोई समस्या लेकर के आपके पास आता है, कोई भी टीचर है, प्राइमरी स्कूल का टीचर है, प्राइमरी स्कूल की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर शिक्षक को क्या करना है, जब बच्चा समस्या लेकर के आए तो पहले उन्हें उसका सोल्यूशन नहीं बताना है, पहले उस बच्चे से खुद पूछना है कि तुम्हारे अनुसार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तुम बताओ। तो बच्चा कुछ ना कुछ बताएगा ही, तो वो अपने सहज अनुभूति के अकॉर्डिंग, यानी कि सहजा अनुभूत का मतलब होता है कि उसके पास जो अपना खुद का अनुभव है उसी के अनुसार वो क्या करेगा, उस समस्या का समाधान बताएगा। और आप उसको अनुमान लगाने के लिए भी जब कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोचेगा, विचारेगा और फिर वो आपके समक्ष उस समस्या का जो उसके अनुसार प्रस्तावित उत्तर होगा वो वह बताएगा। तो सोचेगा, विचारेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, तो ये दोस्तों क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। दूसरा है, प्रत्येक छोटे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। इस तरीके से समस्या समाधान करता हम बच्चों को बना ही नहीं सकते हैं। बार बार अगर हम किसी काम के लिए पुरस्कार देंगे तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो उसको क्या करेंगे, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, ये काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, तो बस वो पुरस्कार पर ही सारा ध्यान उनका रहेगा। फिर है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देकर। तो यहाँ पर देखिए, इम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज, तो इससे भी कोई खास विकास नहीं होगा बच्चे का, समस्या समाधान करता वो नहीं बन पाएगा। केवल अगर हम प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में बात करेंगे। फिर है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। दंडित तो हमें बच्चे को करना ही नहीं है, जहां पर ये शब्द मिले वहां पर आपको देखते ही उस ऑप्शन को गलत लगा देना है। तो बच्चे को हम क्या करेंगे, बच्चे को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे कि पहले तुम इस समस्या का हल अपने अनुसार बताओ, फिर शिक्षक उस पर बताएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे समस्या समाधान करता बन पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो प्राथमिक में कौन आता है, परिवार आता है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में यानी कि द्वितीयक में कौन आता है, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी पूछा है, तो इसमें आता है स्कूल एवं मीडिया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। स्कूल और मीडिया जो है ये द्वितीयक में आता है। तो प्राइमरी में हमेशा याद रखिएगा बच्चे का घर आएगा, यानी कि बच्चे का परिवार, और दूसरे में विद्यालय एवं मीडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर एट अ रैपिड पेस, यानी कि किस अवस्था में जो फिजिकल ग्रोथ होती है, बच्चे की शारीरिक वृद्धि होती है, वो बहुत ही तेज होती है? किशोरावस्था एवं वयस्कता में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, या मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में? किसमें शारीरिक वृद्धि जो होती है व्यक्ति की वो बहुत तीव्र होती है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, किशोरावस्था तो आपको पता ही है कि 13 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है, और जो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था है यानी कि इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ये आपको पता है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक मानी जाती है। और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था दोस्तों ये मानी जाती है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है, उसकी शारीरिक वृद्धि जन्म के बाद शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसी में उसकी जो ग्रोथ है बच्चे की, आप देख सकते हो उसकी हाइट हर महीने बढ़ रही है। आप उसका हर चीज बहुत आसानी से देख सकते हो कि वह 2 साल का था तब कितना बड़ा था, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ। आसानी से आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि हाँ वो कितना लंबा हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था में थोड़ा सा शारीरिक विकास रुक जाता है, थोड़ा सा धीमे गति से होता है, और मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भी यही स्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकास जीवन पर्यंत होता है, तो ये तो सही है, विकास जीवन पर्यंत होता है, जन्म से लेकर
लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास परिवर्तनशील होता है दोस्तों, ये भी सही है, क्योंकि आपको पता कि चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, कुछ ना कुछ अपने अपने हम सोच में परिवर्तन करते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फिर है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल प्रभावित होता है। हमारे आसपास का जिस तरीके का माहौल रहेगा, हमारे आसपास हमारे घर में जिस तरीके का बैकग्राउंड रहेगा, माता पिता जिस तरीके के व्यवसाय में है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसी व्यवसाय को अपना लेते हैं। तो जो विकास है व्यक्ति का, वो आनुवंशिकता और उसके आसपास के वातावरण, उस किस प्रकार से एनवायरनमेंट में रहता है, उसके मित्र कैसे हैं, उसके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, तो ये सब उसके विकास को प्रभावित करते ही हैं। तो ये सब तीनों ही क्या है, दूसरा होता है, ये तीनों ही विकास के बारे में सही है। तो पूछा है विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है, तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो ये यही क्या है, सही है। जबकि आपको अच्छे से पता है कि सांस्कृतिक संदर्भ भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार की संस्कृति में वो रहता है, उसी प्रकार के संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं बच्चे के अंदर। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, हर बच्चा क्या अपने आप में इंडिविजुअल है। तो इसका रीजन क्या है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं या पर्यावरणीय प्रभाव। तो हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, उसका प्राथमिक कारण क्या होता है कि एक बच्चा, एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे, उनकी जो रुचियां होंगी वो अलग अलग होगी। वो आप देखोगे किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को हिंदी, किसी को मैथ, किसी को साइंस, कोई बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं या पर्यावरणीय प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो मुख्य कारण होते हैं, एक बच्चा दूसरे से भिन्न होता है, तो केवल पर्यावरणीय कारण अकेले नहीं होते, केवल जन्मजात कारण अकेले नहीं होते, और माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत भी केवल नहीं होते। क्योंकि कुछ माता पिता डॉक्टर होते हैं लेकिन उनके बच्चे इंजीनियर निकलते हैं, उनके बच्चे आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं। तो सेम वही चीज तो नहीं होती कि हाँ मेरे माता पिता भी डॉक्टर हैं तो हम भी डॉक्टर ही बनेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यानी कि हम अपने माता पिता के गुण तो हमारे अंदर होते ही, आनुवंशिकता तो होती है, लेकिन हम आसपास के अपने वातावरण, अपने स्कूल, अपने मित्रों, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी सीखते हैं। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, वो उसके आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की ही पारस्परिक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, दोनों की अंतःक्रिया से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिफ्यूज चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। यहाँ पर आपको बता दूं इसका मतलब क्या है कि बच्चों के अंदर ऐसे भावना, ये काम लड़का कर सकता है, ये काम लड़की कर सकती है, लड़की खाना बना सकती है, लड़का बाहर के काम कर सकता है, या लड़की बस नहीं चला सकती, लड़का बस चला सकता है। इस तरीके की जो स्टीरियोटाइप बातें हैं, इनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए जेंडर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करके, यानी कि अलग अलग बिठा करके लड़कियों को इधर लड़कों को उधर, तो इससे क्या सीख मिलेगी, इससे तो कोई सीख ही नहीं मिलेगी। फिर है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, फिर है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, फिर है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। तो अगर लड़के और लड़कियों को अलग अलग खेल समूह बना देंगे तो उससे भी तो फिर क्या होगा, इससे भी तो जेंडर ही, इस तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर भी हम जेंडर पक्षपात ही कर रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा दूसरा और तीसरा। अब तीसरे में उसको दिया है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी कि जैसे कि जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की क्यों नहीं कर सकती, इस तरीके के हम एग्जाम्पल दिखाएं बच्चों को। लेकिन सबसे बेहतर है कि कक्षा में बच्चों को बिठा करके हम उसके बारे में चर्चा करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, जेंडर पक्षपात को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे समानता ला सकते हैं, इसके बारे में क्लासरूम में हम परिचर्चा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एन एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीन पियाजे। दोस्तों यहाँ पर लेवाइगोस्की नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक थियरी दी है। वो समाज, बच्चा समाज और
संस्कृति से सीखता है। जबकि यहाँ पर क्या कहा है कि बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, यानी कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट के रूप में वो देखते थे। कौन? जीन पियाजे। वो बच्चों को यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो बच्चे हैं वो खुद ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वो एक्टिव सीकर्स होते हैं, वो बहुत ही सक्रिय जिज्ञासु होते हैं और वो नॉलेज को खुद बिल्ड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है जीन पियाजे, ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। जबकि वाइगोस्की ने क्या कहा है? सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां होती हैं, बच्चा इनसे सीखता है। समाज और संस्कृति से बच्चा नॉलेज का निर्माण करता है। जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा है कि अपने ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व देता है। ठीक है, तो ये एक अंग है उसके, ठीक है, बच्चे के ज्ञान के। जबकि जो वाइगोस्की वो क्या कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिफरेंस है इतना, और ये क्वेश्चन कई बार आपके सीटेट एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा के अर्जन में विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो राइट आंसर है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है उसका जो भाषा होती है, उसकी भाषा का विकास जो बहुत तेजी से होता है। वो नए नए शब्द सीखता है और नए नए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बनाता है। वो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से लेकर के 6 वर्ष तक होती है, इसमें वह बहुत सारी नई चीजें सीखता है। तो इसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप कि इसमें बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो तेज होता है, और यही उसका सर्वाधिक संवेदनशील अवधि भी होता है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा जिस तरीके की भाषा सीख लेता है वो उसी तरीके की भाषा बोलता है। उसके हम कह सकते हैं कि उसकी आदत में वो भाषा आ जाती है, उसके बोलने की स्टाइल भी वैसे ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रोसेसेस बाय लॉरेंस कोलबर्ग? कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो आपको पता ही है। तो इसमें कौन सी उनकी अवस्था यहाँ पर दी गई है? तो देखिए, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी स्टेज, तो ये तो नहीं है। फिर है प्रसूप्ति अवस्था, लेटेंसी स्टेज, फिर है द सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, और ये तो जीन पियाजे ने दिया, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, प्रसूप्ति अवस्था दिया, ये सिगमंड फ्रायड ने इसके बारे में बात की है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जो कि चौथी स्टेज है। यहाँ पर देखिए कौन सी विकास की अवस्था यहाँ पर पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। नैतिक विकास सिद्धांत में आपको पता है, नैतिक विकास का मतलब ही होता है कि व्यक्ति के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी व्यक्तियों के अंदर नैतिकता होती है, चाहे वो सच्चाई, ईमानदारी, ये सब चीजें क्या होती है? नैतिकता ही तो होती है व्यक्ति के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। यह किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो अगर क्लास में कोई टीचर लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, लड़कियों पर कम ध्यान दे रहा है, तो इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? जेंडर पक्षपात हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजे कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में यहाँ पर जो पियाजे हैं उन्होंने क्या बताया है? प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम या अनुबंधन, री इन्फोर्समेंट के बारे में तो स्किनर ने बात की है, स्कीमा के बारे में इन्होंने बात की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है स्कीमा, ये स्कीमा का मतलब होता है कि ये हमारे मेमोरी में किस तरीके से जो हमने अब तक भी जितना भी जीवन जिया उसमें हमने क्या क्या चीजें स्टोर की हैं। हर एक वस्तु क्या होगी? हर एक वस्तु का इंफॉर्मेशन, जितना भी हमने देखा, जो भी हमने सीखा, वो हमारे माइंड में स्टोर होगी, किसी ना किसी रूप में वो स्टोर होगी हमारे माइंड में, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। यानी कि हमारे संज्ञान में, हमारे जो हमने ज्ञान की रचना अपने माइंड में बनाई है, वही क्या होती है? स्कीमा होती है। किसी भी वस्तु के बारे में हमने एक मेमोरी बना के रखी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरीके से संबोधित करते हैं? कोई भी चीज नहीं मिल रही है, मान लीजिए आपने फोन कहीं रख दिया, फोन नहीं मिल रहा। अब घर में आपके 4 लोग हैं, लेकिन आप किसी से पूछ नहीं रहे हो, आप मन में सोच रहे हो कि मैं खाना खाने
बताने गया था खाना खाने से पहले मैंने इस रूम में ये सामान उठाया था, तो मैंने इस फोन को सोचा है यहाँ रखा हो। तो आप बात किससे कर रहे हो? अपने आप से कर रहे हो ना। जो हम अपने आप से बात करते हैं उस वार्ता को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने उसे कहा है व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, यानी कि जो हम खुद से बात करते हैं उसे उन्होंने कहा है व्यक्तिगत वार्ता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बच्चा कोई सवाल लगा रहा है, उससे कहीं थोड़ी सी गलती कर दी, आप जिस स्टेप में वो गलती कर रहा था उसको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि यहाँ पर ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो बच्चे को आपने थोड़ा सा क्लू दे दिया, लेकिन उस क्लू से बच्चे ने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं पाड़ या ढांचा, क्या कहते हैं? स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो याद रखिएगा आप, बच्चे को संकेत देना, बच्चे को हिंट देना जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस आप उसको थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं। ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए आपने बस खाली उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, थोड़ा सा आपने उसको क्लू दे दिया और वो खुद अपनी समस्या को हल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? तो सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियजनित गामक अवस्था जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो इसकी कौन सी विशेषता है? प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यापक विचार। तो ये तो आ जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष या 16 वर्ष तक होता है। तो यहाँ पर बच्चा परिकल्पना भी कर लेता है। फिर है संरक्षण, कक्षा समावेशन। फिर है आस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, तो डिफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो जो पदार्थ का स्थायित्व है, जैसे कि बच्चा ये जो अवस्था होती है इंद्रियजनित गामक अवस्था में ही हो जाता है कि बच्चा जिस खिलौने से खेल रहा है उसको अपने खिलौने याद होते हैं, अगर वो खिलौना कोई और ले लेता है तो वो रोने लगते हैं। उन्होंने कौन सा सामान कहाँ रखा था ये उन्हें याद रहता है। तो ये वस्तु स्थायित्व होता है, जो खिलौने वो खेलते हैं, जो इस तरीके की चीजें करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है संरक्षण, कक्षा समावेशन, ये जो दोस्तों ये आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों यहाँ पर देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है संरक्षण, यह राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा? बच्चे को संरक्षण के विषय में समझ में आ रहा है कि अगर बच्चे के पास 2 लीटर दूध है तो उसको चाहे वो ग्लास में डाले, चाहे वो मग में डाले और चाहे वो बाल्टी में डाले, किसी भी चीज में डालेगा वो रहेगा 2 लीटर ही, यानी कि उसे संरक्षण कंजर्वेशन की नॉलेज हो चुकी है, कक्षा समावेशन की नॉलेज हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणीयता दिया है, तो ये 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जहां पर वो उल्टा नहीं कर पाता। जैसे कि 2 और 4 6 होता है, लेकिन वो 4 और 2 अगर आप लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका भी मतलब 6 ही होता है, तो वो उत्क्रमणी यानी कि इरिवर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट शुड बी, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना है, तो पूरा ही गलत है, ये कोई प्राथमिक उद्देश्य होता ही नहीं है आकलन का। फिर है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, बच्चों को हमें ग्रेड में बिल्कुल नहीं बांटना है, इससे उनके अंदर क्या आ जाएगी? एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना। फिर है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो आकलन करने का उद्देश्य ही यही होता है कि किस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, किस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, किस बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उनकी भ्रांतियों, उनकी कमियों को समझना है और उसे दूर भी करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही लग रहा है। ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, तो ये भी गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ये बिल्कुल सही है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी कि बच्चों की जहां पर भी जो कमियां हैं, जो भ्रांतियां हैं जिस भी विषय में, उनके अवधारणाओं से संबंधित उनको हम दूर करते हैं समझ करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर यही है ही, ऑप्शन नंबर 1 ही है। बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का क्या ये एक समूह है?
तो इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। तो ये बिल्कुल सही है, बुद्धि बहुआयामी होती है और बहुत सारी योग्यताओं का क्या होती है, एक समूह होती है। और यहाँ पर देखिए दूसरे में दिया, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत है, जन्म के समय क्या निर्धारित होगी, क्योंकि आपको पता है जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि का और विकास होता है। फिर है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल नहीं, सटीक रूप में हम बिल्कुल ही नहीं माप सकते हैं। फिर है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है, तो ये भी गलत ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। यानी कि रूही ऑलवेज थिंक्स अ मल्टीपल सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। यानी कि अगर कोई एक समस्या है तो इसके ढेर सारे सोल्यूशन के बारे में वो सोचती है। यानी कि वो डाइवर्जेंट लड़की है, ढेर सारे हल के बारे में वो सोच रही है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, यानी कि काफी जो होते हैं समाधान वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, रूही अपने कौन से गुण को दिखा रही है, तो यहाँ पर देखिए दिया है आत्म केंद्रित विचारक। बिल्कुल, अगर आत्म केंद्रित होती तो वो कंजर्वेटिव होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर है सृजनात्मक विचारक, इसके आगे भी देख लेते हैं, अभिसारक, सारिक विचारक। तो कन्वर्जेंट, यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग वो नहीं करे। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि वो एक ही उपाय पर आकर के टिक जा रही है उस समस्या के, तो ये अभिसारी विचारक हो गया। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अनम्य विचारक, यानी कि रिजिड थिंकर। रिजिड थिंकर भी वो नहीं है, वो क्या है, सृजनात्मक विचारक है या डाइवर्जेंट थिंकर। डाइवर्जेंट यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है सृजनात्मक विचारक है वो, क्योंकि वो एक ही समस्या के कई सारे हल को ढूंढ ले रही है। यानी कि वो समस्या के हल को ढूंढने में क्या कर रही है, वो सक्षम हो रही है, वो अपने ज्ञान का निर्माण कर रही है, तो इसीलिए वो क्या है, सृजनात्मक विचारक में आ जाएगी। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ये भी कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृद्धि या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है वो यही है, समावेशी शिक्षा में हमको पता है कि हमें सभी बालकों को लेकर के चलना पड़ता है। खासकर ऐसे बच्चे हैं जो किसी प्रकार से अक्षम है, शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि उन्हें देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, बोलने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा, उन्हें कुछ ना कुछ रोजगार के संसाधन या इस तरीके से रोजगार की कुछ चीजें उनको सिखा दी जाए, कुछ ऐसे स्किल सिखा दिए जाएं जिससे वो खुद कमा खा सके, वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि उन्हें इस तरीके की व्यवसायिक शिक्षा दी जाए जिससे वो भविष्य में अपना खुद का कोई व्यवसाय कर पाए और अपने आप को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ पाए। और शिक्षा की मुख्यधारा से तो वो जुड़ ही जाएंगे, जब वो व्यवसायिक शिक्षा लेंगे तो शिक्षा में तो वो रहेंगे ही, लेकिन अपने जीवन में वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो वंचित समूह के बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे किसी प्रकार से वो वंचित समूह से आते हैं, या जिनकी पारिवारिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, या ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार से डिसेबल हैं, या ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि के हैं, तो ऐसे बच्चे अगर क्लास में किसी एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। और यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना ये तो गलत हो गया। इस स्थिति को जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ये भी गलत है। अगर ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे तो उन बच्चों का भला कैसे होगा, वे बच्चे अच्छे कैसे बनेंगे, वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। फिर इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना, बिल्कुल ऐसा नहीं, हमें सारे बच्चों से बराबर अपेक्षा रखनी है, क्योंकि सारे बच्चे यूनिक है, सारे बच्चे अच्छे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है, अपनी शिक्षण पद्धति, यानी कि रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, यानी कि शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर ध्यान देना है और बच्चे कैसे, सारे बच्चे सहभागिता करें किसी भी एक्टिविटी में, इसके लिए उन्हें नए नए तरीके ढूंढने हैं, नए नए रास्ते ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तैयार नहीं करना चाहिए तो पूरा ही गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए पाठ्य योजना को, अपनी शैक्षिक योजनाओं को। क्वेश्चन नंबर 23 है, पठन
फलित बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, यानी कि जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है उनके प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, यानी कि एक ही काम को बार बार रिपीट करना। न्यून अवधान विकार यानी कि अटेंशन डिफिट डिसऑर्डर, यानी कि वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते। फिर है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे बच्चे पढ़ नहीं पाते धारा प्रवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यही सही है कि धारा प्रवाह पढ़ने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, क्योंकि ऐसे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया वाले बच्चों में पठन विकार होता है। तो यहाँ पर जैसे कि वाज को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं, तो इस तरीके से वो उल्टा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर धारा प्रवाह पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। नो रिलेटेड, इमोशन एंड कॉग्निजन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, पूर्णतया अलग है, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, या फिर इंटरवोवेन विद यानी कि सन्निहित हैं। तो संवेग और संज्ञान ये दोनों क्या है, एक दूसरे में सन्निहित है, यानी कि दूसरे में इन्वॉल्व है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। इमोशंस और कॉग्निजन, जो व्यक्ति के इमोशन होते हैं, संवेग होते हैं, और जो उसका संज्ञान होता है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि कोई कोई व्यक्ति आप कहते हो कि इमोशन है, जो जिस व्यक्ति के पास इमोशन होते हैं वो व्यक्ति नैतिक भी होता है, उसका जो ज्ञान होता है वो आप देखोगे वो बहुत ही अलग होता है उस व्यक्ति से जो बहुत र्यूड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद रखने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, या अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तो इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली, यानी कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस प्रकार से है? तो संरचना में क्या होता है, रचना करना, निर्माण करना। तो ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, यह अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। इसका मतलब क्या होता है, फोकस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी कि ये जो है यह मीनिंग मेकिंग पर फोकस करता है, ज्ञान के निर्माण पर फोकस करता है। संरचनावादी ढांचे में जो अधिगम है इसमें मीनिंग मेकिंग पर यानी कि ज्ञान के निर्माण में इस फोकस किया जाता है। इसका जो मुख्य फोकस होता है संरचनावादी ढांचे का वो होता है ज्ञान का निर्माण करना। तो अधिगम का मतलब क्या होता है संरचनावादी ढांचे में? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट यही कहते हैं कि जो हम ज्ञान है उस ज्ञान का निर्माण हम खुद करते हैं। तो फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नॉलेज, या फिर फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी कि कोई भी चीज है उस पर अवबोधन की जो प्रक्रिया होती है वह हम खुद जो ज्ञान है उसका निर्माण करते हैं, और यही है संरचनावादी ढांचा। और इसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यानी कि अधिगम को क्या करते हैं हम, अधिगम कोई भी चीज जो होती है वो क्या होती है, मीनिंगफुली तो होती है। कुछ भी हम सीखते तो उस हमारे जीवन में क्या करता है, कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं तो हमारे जीवन में और मीनिंग ही ऐड हो रही है ना, और हम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी कि संरचनावादी ढांचा क्या होता है, और बोधन की प्रक्रिया पर बल देता है, ज्ञान की प्रक्रिया पर बल देता है कि हम ज्ञान कितना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो बच्चे अगर शिक्षिका के पास आते हैं, कुछ भी किसी घटना के बारे में बच्चे कोई भी चीज करते हैं तो अनदेखा तो करना ही नहीं है शिक्षक को, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो आपको पता है कि ये जैसे ये ऑप्शन आप कहीं देखोगे तुरंत ही इसको गलत करना है। सीडीपी में बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, तो बच्चे को रट्टा तो बनाना नहीं है, तो ये भी क्या हो, गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर बच्चों ने किस अनेक घटनाओं के बारे में कोई थियरी बनाई है, कोई सिद्धांत बनाया है, और आपके हिसाब से वो जो थियरी है वो सही नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रतिकूल, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा विथ काउंटर एविडेंस। आपको
उसके लिए ऐसे प्रमाण उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि बच्चों के सिद्धांत को आप चुनौती दे पाए, बच्चों को समझा पाए कि इसके लिए ये सिद्धांत बनाना उचित नहीं है इस घटना के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना या यंत्रवत याद करना। तो छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागोजी होती है, यह बच्चों के अनुभवों को क्या करती है? यह प्रायोरिटी देती है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देती है। बच्चे किसी भी टॉपिक के बारे में सबसे पहले क्या सोचते हैं, उनको क्या इसके बारे में अभी तक उन्होंने क्या सीखा है, तो बच्चों के जो अनुभव जो उनके एक्सपीरियंस है उसको हमें प्रायोरिटी देनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है इसके बारे में, अधिगम के बारे में ये पूछा है। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो इसके बाद देखिए, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। तो ये तो गलत है, केवल स्मरण रटने की चीज नहीं है अधिगम या लर्निंग। फिर है लर्निंग, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, यहाँ पर भी वही चीज कही गई है कि मेमोराइजेशन, तो ये भी गलत है, रटना। फिर है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। लर्निंग इज ए कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटिव एसोसिएशन। तो ये सब तो व्यवहारवादियों ने कहा है, अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है यही है संरचनावादी सिद्धांत, यानी कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि इसमें हम नॉलेज का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को विथ एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन के द्वारा सभी लोग इसमें क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? तो स्पष्ट एग्जाम्पल का मतलब है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया और उसको क्लियर, हाँ ये इस तरीके से, इसका एग्जाम्पल इस तरीके का हो सकता है। और गैर एग्जाम्पल का मतलब आपने कोई हिंट दे दिया बच्चों को, कोई क्लू दे दिया, लेकिन आपने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। तो इस तरीके से अगर आप बच्चे को एग्जाम्पल से भी समझा रहे हैं कोई चीज और बच्चे को हिंट भी दे रहे हैं, कोई क्लू दे रहे हैं, अगर उस सवाल थोड़ा सा कहीं अटक रहा है तो आपने क्लू दे दिया, और अगर बच्चा बिल्कुल नहीं समझ रहा तो उसी सेम टू सेम जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को अगर बच्चे ने पहले सॉल्व किया तो आप ये भी कहोगे इसी की तरह जिस तरीके से ये क्वेश्चन तुमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, वही एग्जाम्पल आपने फिर से दे दिया। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल दिया। अब अगर हम 6 पे आए तो 6 में बच्चा कहीं मान लीजिए फंस रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 उसने लगा लिया, 5 में आपने उसको एग्जाम्पल दिया कि 4 की तरह 5 को कर लो, 5 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जब बच्चा कर रहा है तो उसमें हो सकता है कोई दूसरा फॉर्मूला लगाओ जो उसको याद ना आ रहा, तो आपने उस फॉर्मूले को उसको बता दिया। आपने बस केवल एक मदद की, बच्चे को हिंट दे दिया कि इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में जो फॉर्मूला था वो क्वेश्चन नंबर 5 में लग गया, यानी कि सेम आपने एग्जाम्पल बता दिया बच्चे को कि सेम 4 की तरह 5 लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 5 की तरह नहीं लगेगा, इसमें कुछ डिफरेंट है, तो आपने उसको हिंट दे दिया कि इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चे को फॉर्मूला याद आ गया, बच्चे ने क्वेश्चन को लगा लिया। तो आप चाहे हिंट दे रहे हैं या बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं, दोनों से ही क्या फायदा होता है? इट इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्टुअल चेंज, यानी कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से वह सॉल्व भी कर लेगा और वह आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित, क्योंकि उसने चौथा सॉल्व किया, पांचवा सॉल्व किया, छठवां सॉल्व किया, अब वो 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से वो प्रोत्साहित भी होगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर दिया है कि यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, तो ये तो गलत हो गया। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, तो ये भी गलत हो गया। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर इसका मतलब क्या देखिए, फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कॉन्सेप्टुअल अंडरस्टैंडिंग। इससे तो बच्चे को और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
तो इस तरीके से ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों 2019 के सारे पेपर्स हमने सॉल्व करवा दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। 2020 का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, सारे विषय ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं हम, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख के ही जाइए अपने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लगातार पुरस्कार देंगे या लगातार दंड देंगे तो इससे क्या होगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा बच्चों की निश्चित रूप से कम होगी अगर हम ये स्थिति अपनाएंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा तो इससे बढ़ती ही नहीं है, पुरस्कार और दंड ये तो बाहरी है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कभी भी पुरस्कार और दंड ये निपुणता पर, ये बच्चों को और अच्छा नहीं बनाते हैं, निपुण नहीं बनाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी, क्योंकि आप किसी काम के लिए बच्चा बार बार किसी क्लास 1 में फर्स्ट आया, 2 में फर्स्ट आया, 3 में फर्स्ट आया, लगातार उसको पुरस्कार 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 मिले जा रहा है, तो उसकी जो स्वाभाविक रुचि है, उसकी जो खुद से उसके अंदर से ये भावना नहीं आएगी, वो बस खाली पुरस्कार के लिए ही पढ़ेगा। तो उसकी जो स्वाभाविक रुचि है, जो उसकी नेचुरल उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो बस पुरस्कार के लिए ही पढ़ेगा। तो जिज्ञासा भी कम होगी, अभिरुचि भी कम होगी, तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे चैनल से बने रहिए और आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।